बच्चों इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के जो है क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट की हमने बात की है यहाँ पर। और उसमें बच्चों हमने क्या किया था, क्वांटम में इसकी जो है हाइड्रोजन इसकी सोंडीजो वेव इक्वेशन लिखी थी और उसको हमने क्या कहते हैं वेरिएबल्स को सेपरेट किया प्रीवियस इक्वेशन में। और तो हमारी जो बच्चों इसमें तीन इक्वेशंस जो निकल के आई हैं थीटा आर थीटा और फाई की, इससे पहली वीडियो में हम कर चुके हैं, तो उनको हमने क्या किया था सेपरेट किया था। तो देखते हैं इक्वेशन और फिर आगे देखते हैं बच्चों इनके सॉल्यूशंस। तो एक तो आर के जो वेरिएबल था ये इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर 2। और बच्चों इसका फिर जो थीटा फाई वाली इक्वेशन थी, इन दोनों वेरिएबल्स को हमने सेपरेट किया था। तो यहाँ पर एक इक्वेशन आई फाई, ये इक्वेशन नंबर 5 आई थी जो कि फाई था वेरिएबल इसमें, और ये थीटा के वेरिएबल की आई थी। तो ये तीन इक्वेशंस बच्चों हमने क्या किए, वेरिएबल सेपरेट किए, जैसे कि हमने बच्चों 3 डायमेंशनल बॉक्स में भी एक्स वाई जेड जो है कोऑर्डिनेट हमने किए थे, ऐसे ही यहाँ पर आर थीटा और फाई को सेपरेट करके तीन इक्वेशंस ले ली। अब बच्चों इनके सॉल्यूशंस देखते हैं। जैसे ये इक्वेशन है बच्चों, इसके जो सॉल्यूशंस है वो सिमिलर हैं सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के, तो यहाँ पर कोई खास एक्स्ट्रा बात हमें करनी नहीं। फिर बच्चों ये भी इक्वेशन है, तो ये भी सिमिलर इक्वेशन है जैसे कि हमने बात की है रिजिड रोटेटर में। ये सारे के सारे कैसे सिंपल हार्मोनिक नहीं, रिजिड रोटेटर के जैसे इनके सॉल्यूशंस हैं, तो सिमिलर वही हैं। एक बार मैं सॉल्यूशंस इनके इस इक्वेशन के और इस इक्वेशन के दिखाता हूँ। इसके जो सॉल्यूशंस हैं उसमें फिर आगे बढ़ करके हम बात करेंगे कि उनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाए और किस तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर एल और एम की कैलकुलेशन की हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं इसके क्या सॉल्यूशंस। इक्वेशन नंबर 5 लेते हैं पहले और उसके सॉल्यूशंस एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो कि रिजिड रोटेटर में आए थे वो सिमिलर इक्वेशन है, तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में बात करने की नीड नहीं है। अगर नहीं पिछली वीडियो में जाकर के डिटेल में अगर नहीं समझ में आई है तो वहाँ पे बात कर देख सकते हो बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों इक्वेशन नंबर जो 5 है, तो उसके सॉल्यूशंस जो है इसको रीअरेंज करके हमने इस फॉर्म में लिख लिया है और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। तो इसका जो बच्चों सॉल्यूशन होगा ये पॉसिबल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन, क्योंकि इसको आप 12 बार डिफ्रेंशिएट करके देखो तो आपको जो है बच्चों क्या मिलेगा, m² फाई यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये क्या है बच्चों, इसका एक सॉल्यूशन है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, a e⁻⁻im फाई, तो उसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन हम आगे ये चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि m की वैल्यू क्या आ रही है आगे 0 या फिर +-1, तो बात वही रहेगी, क्योंकि एक प्लस आगे एक माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस, क्योंकि m की वैल्यू आगे देखने वाले हैं हम, जो कि बाउंड्री कंडीशन से निकल के आ रही है, वो 0 +-1 +-2 या इस तरह से निकल करके आ रही है। तो यहाँ पर माइनस वाला कंसिडर किया है, प्लस वाला तो एक ही बात है वो, तो इसे यहाँ पर ये सॉल्यूशन इसका हो गया है बच्चों। तो इसमें बच्चों m की वैल्यू जो आई थी बाउंड्री कंडीशन लगा के आई थी, हमने कहा था कि वेव फंक्शन की जो सिंगल वैल्यू होना चाहिए, फिर से वही रिपीट होकर के उस पॉइंट पर डबल वैल्यू होनी चाहिए, मतलब +2 पाई वेव फंक्शन चलने के बाद वैल्यू वही की वही रहनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों फंक्शंस को हमने रख करके e⁻im² 1 किया था, और इसको बच्चों इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये =1 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर कहा था कि ये कैंसिल आउट होना चाहिए और इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। 1 कब पॉसिबल है, अगर इसकी जगह 0 +-1 +-2 +-3 पुट किया जाए। पिछली वीडियो में हमने इनकी सबकी बात की है बच्चों। फिर हमने क्या किया था, इसको नॉर्मलाइज किया था, नॉर्मलाइज करने पर फैक्टर क्या आया था, a=1/2 पाई। तो हमारा जो फाई की टर्म में वेव फंक्शन आया था बच्चों, ये वेव फंक्शन हमारा फाइनली फाई की टर्म में आया था, जिसमें हम m की जगह पर 0 रखेंगे तो बच्चों हमारा जो वेव फंक्शन हो गया फाई वाला ये हो गया। अगर m की जगह क्या रखा हमने, +1 रखा, तो ये वेव फंक्शन हो गया, और m की जगह -1 रखा तो ये, m की जगह 2 रखा तो यहाँ पर ये 2 आया हुआ है, m की जगह -2 रखा तो ये। अगर कहीं पर वेव फंक्शन ये फाई वाले वेव फंक्शन दिए, फाई वाला वेव फंक्शन आपको बताएगा क्या, m की वैल्यू बताएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वेव फंक्शन दे दिया जाएगा और उसमें l और m की वैल्यू पूछी जाती है, तो फाई वाला पार्ट हमें m की जानकारी देता है। अगर फाई वाला पार्ट है तो इसका मतलब उसके अंदर 0 तो है नहीं, कम से कम m की वैल्यू +1 +2 जो यहाँ पर i के साथ में लिखा रहेगा वही क्या कौन सा क्वांटम नंबर होगा, m क्वांटम नंबर होगा। या फिर इनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, cos फाई या sin फाई। किस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, cos sin m फाई या फिर cos m फाई। तो यहाँ पर अगर 2 लिखा है तो क्वांटम नंबर m क्या हो गया, 2 हो गया। जैसे कि अगर ये वेव फंक्शन दे दिया है फाई वाला, तो m की वैल्यू क्या है उसके लिए 2 है। तो इनके बारे में हमने पीछे बात की है, तो सिमिलर है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान दे लो कि m की वैल्यू अगर फाई वाला पार्ट है
तो उससे आपके m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर फाई वाला पार्ट नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है, m की वैल्यू उसके लिए 0 है, तो फाई तो कैंसिल आउट हो गया है वहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट में बच्चों हमारी जो इक्वेशन थी, तो बच्चों ये थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया है। जो रिजिड रोटेटर से, रिजिड रोटेटर में हमने सेम इक्वेशन आई थी, लेकिन यहाँ पर जो लिया था हमने क्या लिया था बच्चों, J+1 लिया हुआ था बीटा। यहाँ पर हमने जो पीछे सोल्व किया तो यहाँ वहाँ बीटा मान कंसिडर किया, सिंपली यही है। तो देखते हैं वहाँ उसकी जगह हम क्या ले रहे हैं, केवल बीटा मैंने यहाँ पर लिख दिया, बाकी इक्वेशन सेम टू सेम है, तो उसी तरह से सोल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर पहले वेरिएबल चेंज करके हमने पीछे वीडियो में किया है, काई इक्वल टू कोस थीटा, तो डी काई इक्वल टू माइनस साइन थीटा, डेल अपॉन डेल थीटा को फर्दर इसका वेरिएबल चेंज किया बच्चों यहाँ पर, तो माइनस साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस काई स्क्वायर फंक्शन डी थीटा ठीक कैपिटल थीटा इक्वल टू पी फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया थीटा को हमने बच्चों। इनकी ये सारे वेरिएबल्स की इक्वेशंस बच्चों यहाँ पे पुट कर रहे हैं। डेल अपॉन डेल थीटा को जब पुट कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि डेल अपॉन डेल थीटा क्या है, यहाँ पर साइन थीटा डेल अपॉन डेल का ही हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस आया, क्योंकि इसके जब थीटा से चेंज कर रहे हैं काई में, तो ये वाला एक्स्ट्रा साइन थीटा है, वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। और बच्चों हम साइन स्क्वायर जो रहेगा उसको 1 माइनस का स्क्वायर लिख पाएंगे, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। इस तरह से वेरिएबल हमने पिछली वीडियो में देखे हैं बच्चों, उस तरह हमने इसके वेरिएबल्स को चेंज कर लिया है यहाँ पर। और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस का स्क्वायर, 1 माइनस का स्क्वायर इसका टू एम स्क्वायर लिखा, डिवाइड किया 1 माइनस का स्क्वायर से, तो बच्चों ये सिंपल फॉर्म इक्वेशन में आ गई है। इक्वल को ले गया, पी कॉमन ले लिया, तो इसको कहा था कि ये कैसी इक्वेशन है, ये इक्वेशन कहलाती है एसोसिएटेड लीजेंड्रे इक्वेशन कहलाती है। इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो किस तरह से लिखा है, पावर सीरीज मेथड में इनके सॉल्यूशन लिखे जा सकते हैं। तो बच्चों पावर सीरीज मेथड से जो पोलिनोमियल हमारे जो पोलिनोमियल सीरीज सॉल्यूशंस हैं इसके, वो क्या होने चाहिए, मस्ट बी टर्मिनेट होने चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड टू ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उसकी होनी चाहिए। तो उसकी वजह से क्या लगती है, एक कंडीशन लगती है, दिस कंडीशन हमें लीड टू लेकर के कहाँ जाती है, रिक्वायरमेंट की बीटा क्या निकल कर रहा है, L+1, और L क्या पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो गया है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो गया। तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या कहा कि ये जो इक्वेशन है क्या है, एसोसिएटेड लीजेंड्रे इक्वेशन है, और इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो किसमें, पावर सीरीज मेथड से इसको सोल्व किया जा सकता है। तो जो पोलिनोमियल सीरीज हैं वो फाइनाइट नंबर पे उसकी टर्म्स क्या होनी चाहिए, टर्मिनेट होनी चाहिए, ताकि सॉल्यूशन क्या रहे, हमारा एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन हो, इन्फिनिटी ना हो। और ये कंडीशन हमें लेकर के कहाँ जाती है, लीड टू द रिक्वायरमेंट कि बीटा इक्वल टू निकल कर आता है L+1, L यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, और L इक्वल टू 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो इस कहानी से ये निष्कर्ष निकल रहा है। ये सिंपल उसी तरह से बच्चों इसको सॉल्व किया गया है जैसा कि पीछे हमने सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में सॉल्व की है पावर सीरीज मेथड से, तो वहाँ से ही रिक्वायरमेंट आती है, लेकिन उसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्दर कहा था बच्चों हमने कि ये जो इक्वेशन है वो एसोसिएटेड लीजेंड्रे पोलिनोमियल्स हैं, डिग्री L की और ऑर्डर M की। तो उसके सॉल्यूशन जो है बच्चों 1 माइनस का स्क्वायर की पावर m/2, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, m टाइम डिफ्रेंसिएशन PL का। तो 1 माइनस का स्क्वायर टर्म आप सीधी इक्वेशन से यहाँ से याद रख सकते हो, क्योंकि इस इक्वेशन में क्या टर्म आ रही है, 1 माइनस का स्क्वायर टर्म आ रही है, और m/2 इसकी पावर क्या है, m/2 है। m क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकल करके आया है, क्योंकि हम इसकी टर्म में अभी ले रहे हैं, तो डिफ्रेंसिएशन m टाइम कर रहे हैं किसका, PL का। PL क्या है बच्चों, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल से। यहाँ पर हम थोड़े इसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तो बात समझ में आएगी सॉल्यूशन की। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल से बच्चों, तो ये क्या है, 2 की पावर L फैक्टोरियल। अब L के रेस्पेक्ट में ये L टाइम डिफ्रेंसिएशन है किस फैक्टर का, का स्क्वायर माइनस 1L। ये फैक्टर यहाँ पर है ही कि और माइनस का इन दोनों में डिफरेंस है, तो इजीली याद रखी जा सकती है। इसकी पावर क्या है यहाँ पर, अब L है, और वहाँ पर जो पावर ली है हमने क्या लिया, m/2 लिया। तो ये सॉल्यूशन याद करना है, ये दोनों ये सॉल्यूशंस इसके हैं। ये पे फंक्शन हो गया हमारा PLM। और काई हमने देखा ही बच्चों ऊपर कंसिडर किया है, तो काई इक्वल टू क्या है, कोस थीटा के बराबर है। बिसाइड्स L बीइंग पॉजिटिव इंटीजर है, तो बच्चों ऊपर वाली इक्वेशन जैसा कि हमने पीछे वीडियो में बात की है, तो m क्या है बच्चों, छोटी वैल्यू है किससे, L से,
और रिक्वायरमेंट यहाँ पर पता चलेगी क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कितना है, एल टाइम है। अगर एल जो है बच्चों एल से बड़ा एम हो जाएगा तो यहाँ से जो फंक्शन आएगा वो 0 बन जाएगा और फंक्शन पूरा 0 हो गया होगा। तो यहाँ से अभी हमें पता चला है एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एल से छोटी होनी चाहिए। तो बच्चों इस तरह से इसको फिर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, यहाँ पर इसको नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, नॉर्मलाइज किया जाएगा वेव फंक्शंस को, जो कि बच्चों यहाँ पर डी टाउ जो थीटा के टर्म में क्या है, साइन थीटा डी थीटा है, क्योंकि यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी आर डी फाई। तो यहाँ पर थीटा वाले क्या टर्म आई है, आर स्क्वायर डी थीटा, क्योंकि हम आर वाला लेंगे तो आर वाले में क्या वॉल्यूम एलिमेंट रखेंगे, आर स्क्वायर डी आर वॉल्यूम एलिमेंट रखेंगे, और फाई वाले में हमने डी फाई रखा है। तो बच्चों इसको नॉर्मलाइज अब किया है तो उसको सीधा याद रख लेना। एक तो टर्म आ रही है 2l+1, ये टर्म से तो हम अवेयर हैं 2l+1। एम की वैल्यू जो टोटल एम किसी एल के लिए होती है वो कितनी है, 2l+1 होती है। मतलब एल इक्वल टू 1 है तो एम की वैल्यू कितनी होगी, 3 वैल्यू होंगी, 2l+1 1 नंबर में होगी, मतलब +1 0 -1 वहाँ से टर्म याद है। तो ये 2l+1 एक टर्म आ रही है, एक l-m का फैक्टोरियल है और अपॉन 2l+m फैक्टोरियल l-m। तो इजीली ये याद रखा जा सकता है नॉर्मलाइज l-m, और नीचे क्या है l+m है, और एक नॉर्मलाइजेशन में क्या टर्म आ रही है 2l+1 आ रही है, और उसकी पावर क्या है हाफ है, और PLM हमारा फंक्शन है जिसकी वैल्यू ऊपर हमने देखी। तो ये बच्चों यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल इसके करेंगे आगे हम, तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये सॉल्यूशंस थोड़ा सा याद करना है यहाँ पर। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन फैक्टर इसका क्या आएगा, इस वेव फंक्शन का द क्वांटम नंबर एल इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चों, अजीमुथ क्वांटम नंबर कहलाता है और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर कहलाता है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड द क्वांटाइजेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम। ये जो एंगुलर मोमेंटम है उसके क्वांटाइजेशन को बताता है। जैसे कि बच्चों ये ऑपरेटर एल स्क्वायर बता रहा है, ये जो वेव फंक्शन ऊपर से निकाला ये वेव फंक्शन है, इस पर हमने अप्लाई किया तो आगे एक कॉन्स्टेंट आया इनटू वेव फंक्शन रिपीट हो गया। तो बच्चों पहचानोगे क्या हो, आइगन फंक्शन, आइगन इक्वेशन है ये। तो यहाँ पर मैं जो ऑपरेटर एल स्क्वायर का ये क्या है, आइगन फंक्शन है, तो ये वैल्यू रिपीट हो रही है। तो ऑपरेटर क्या अप्लाई किया हमने, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर आएगी। कहने का मतलब एल स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, l+1 h/2π, या फिर इसको बच्चों हम का स्क्वायर, या फिर इस तरह लिख दें एल इजकल टू क्या निकल कर आती है यहाँ से वैल्यू, l+1 h/2π। तो जब इस ऑपरेटर को इस वेव फंक्शन पे अप्लाई किया जाता है तो ये वैल्यू निकल करके आएगी। ठीक है, उसको बीच का मैथ हम क्या नहीं रहे हैं, सिंपल ये वैल्यू क्योंकि हमें याद है, सिंपल ये कह दे रहे हैं कि ये वेव फंक्शन, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस तरह से क्वांटाइज है। एल की वैल्यू क्या है, क्योंकि एल की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, 0 1 2। जो एंगुलर मोमेंटम है बच्चों इस नंबर में रहेगा, मतलब h/2π इसके मल्टीपल में रहेगा, कंटिन्यूस नहीं है, मतलब क्या है क्वांटाइज है। ठीक है, कुछ फिक्स वैल्यूज निकल कर आएंगी किसके मल्टीपल में, h/2π के मल्टीपल में। जो l=1 रखें, l=2 रखें, l=3 रखें हम। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे इनके सॉल्यूशंस की बात की। सॉल्यूशन लेकर के हम आगे कुछ क्वांटम नंबर वेव फंक्शंस को आगे बच्चों हम निकालते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बच्चों ये है जिसमें PLM क्या है, ये हमारा क्या है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, अभी हमने देखा n है, और PLM की वैल्यू जो है बच्चों क्या है 1 माइनस chi² m/2 इंटू PL का डिफ्रेंसिएशन है बच्चों कितना m टाइम, और PL क्या है बच्चों, PL पहले हम नीचे वाली इक्वेशन से निकालेंगे और फिर यहाँ पर रखेंगे जो है 1/2 की पावर L फैक्टोरियल, L टाइम उसका डिफ्रेंसिएशन किस फंक्शन का, chi² - 1 L, जिसे क्या बोल रहे हैं हम इक्वेशन को लेजेंड्रे पॉलिनॉमियल, और chi क्या कंसिडर करके चलें, cos थीटा। चलो बच्चों आगे इसकी वैल्यूज थोड़ी सी निकालते हैं, जैसे कि हम θ10 के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर θ10 कह रहे हैं, तो इसका मतलब पहले क्या लिख रहे हैं L और M क्या है 0 है, तो L=1 और M=0 ऊपर वाले सॉल्यूशन में रखेंगे तो बच्चों ये निकल कर आएगा, जिसको हम देखते हैं। तो पहले नीचे की साइड से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, PL की, उसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ, उसको M टाइप डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब जाकर के वेव फंक्शन आएगा, और इसके आगे क्या लगाएंगे, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे।
तो फाइनली ये 3 स्टेप करने के बाद हमारी जो वैल्यू आ रही है थीटा 1 0 एल इक्वल टू 1 और एम, ये क्या है बच्चों, वेव फंक्शन है। ये क्या है, वेव फंक्शन, जिसकी वैल्यू हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थीटा पार्ट को सोल्व करके निकाली है। तो ये आएगी 3/2 कोस थीटा। देखते हैं बच्चों, पहले पी एल का फार्मूला बच्चों ये है 1/2 की पावर एल, एल फैक्टोरियल डी एल डी काई की पावर एल काई स्क्वायर माइनस 1 एल। ये जो फाइनली नीचे चलेंगे इसकी वैल्यू वहाँ निकालेंगे। तो बच्चों इसमें क्या रखना है, क्योंकि हम किसके लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, एल इक्वल टू 1 के लिए। तो एल इक्वल टू जहाँ जहाँ एल है 1 पुट कर दिया, 2 की पावर 1, यहाँ पर एल 1 फैक्टोरियल, एल यहाँ पर 1 1 है तो 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन काई की पावर काई स्क्वायर माइनस 1 की एल है पावर यहाँ, तो यहाँ पर 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर कितनी, यहाँ से निकल कर 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो 1/2। तो इसका बच्चों 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन करना है, तो अंदर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा 2 काई एक्स की पावर n से, और -1 का तो हो जाएगा 0, 2 काई 2 से बच्चों क्या करेगा 2, तो P1 क्या आ गया, हमारा काई आ गया। तो इसके आगे क्या निकालना होगा, P1 निकालने के बाद मतलब ये आ गया हमारा PL निकालने के बाद निकालना है हमें PLM। तो PLM की वैल्यू क्या होती है बच्चों, PLM की होती है 1 माइनस काई स्क्वायर m/2 और इसका m टाइम। तो m यहाँ पर हमें क्या निकाला है, m इक्वल टू 0 के लिए। तो जहाँ जहाँ बच्चों m है वहाँ पर हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। 1 माइनस काई स्क्वायर 0 टाइम डिफ्रेंसिएशन मतलब नो डिफ्रेंसिएशन, और किसी की पावर 0 रहती है तो 1, यहाँ से केवल क्या बच गया बच्चों, काई बच गया। तो इस तरह से PLM की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, कोस थीटा आ गई। अब इसके आगे नॉर्मलाइजेशन के लिए बच्चों, नॉर्मलाइजेशन है PLM की वैल्यू हमने क्या निकाली, कोस थीटा निकाली है। वो आगे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, जिसमें L की जगह पर क्या रख रहे हैं हम 1 और M की जगह पर क्या रख रहे हैं 0। तो L की जगह पुट किया 1 और M की जगह जहाँ जहाँ M है वहाँ गया 0, तो ये फैक्टर निकल गया 3/2। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि थीटा 1 0 जो वेव फंक्शन है, थीटा वाले पार्ट का जो वेव फंक्शन है, L इक्वल टू 1 और M इक्वल टू 0 के लिए वेव फंक्शन निकल के आया। तो इसको सीधा देख करके आपको यहाँ पर L की वैल्यू आप लिखनी आनी चाहिए। आपको अगर वेव फंक्शन दिया है तो बच्चों L इक्वल टू क्या होता है 1 है, कहाँ से पता चला, खाली एक ही कोस थीटा यहाँ पर आएगा। अगर आगे वेव फंक्शंस में देखेंगे अगर कहीं क्या आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है इसमें, तो सीधा सीधा हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 है तो उसकी L की वैल्यू 2 है। एजीमुथल क्वांटम नंबर उसके लिए थीटा पार्ट के लिए 2 आ रहा है। तो वेव फंक्शन देख करके अगर कहीं आया बच्चों साइन थीटा कोस थीटा, तो आगे वेव फंक्शन देखेंगे तो L की वैल्यू वहाँ पर भी होगी 2, क्योंकि थीटा 2 आ रहा गया है। तो इस तरह से आपको इन वेव फंक्शंस को देख करके, क्योंकि आपके नेट वगैरह के एग्जाम में इस तरह से जो है क्वांटम नंबर पूछे जाते हैं या ऑर्बिटल पूछेंगे, क्योंकि L इक्वल टू 2 है, इसका मतलब d ऑर्बिटल का वो वेव फंक्शन है। क्योंकि हम जानते हैं जो एजीमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल टू 0 के लिए s ऑर्बिटल के लिए होती है, 1 किसके लिए होता है, p के लिए होता है, और 2 किसके लिए होता है, d के लिए। और 0 1 2 जैसे कि यहाँ पर हम निकालें, और नीचे बहुत सारे मैंने वेव फंक्शंस लिखे हुए हैं, तो वहाँ से सीधा देख करके बताऊंगा। थीटा पार्ट सोल्व कर रहे हैं, थीटा पार्ट हमें किसका जानकारी दे देगा, L की एजीमुथल क्वांटम नंबर की जानकारी देगा। बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, तो हम किस वे में सोल्व कर रहे हैं इसको एक बार पैटर्न देख लो। हमें निकालना है बच्चों थीटा वाला पार्ट, ये वेव फंक्शन निकालना है। उसके लिए हमें सोल्व करना होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर सोल्व। उसके लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट सोल्व करना है पहले। तो बच्चों इसका वे क्या है सोल्व करने का, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो नीचे की तरफ से बच्चों चल रहे हैं हम सोल्व करना। क्या पहले सोल्व करेंगे PL, तो L की वैल्यू जो यहाँ पर है L की वैल्यू पुट करके PL की वैल्यू निकाल रहे हैं। फिर जो PL निकल के आ रहा है हम कहाँ पर पुट कर रहे हैं, यहाँ पर पुट कर रहे हैं, और जिस M के लिए हमें निकालना है M की वैल्यू वही पुट कर दे रहे हैं। जैसे कि अभी जो एग्जाम्पल सोल्व किया था हमने L इक्वल टू 1 और M इक्वल टू 0 के लिए, तो L इक्वल टू 1 की वैल्यू हमने यहाँ पर रख करके बच्चों PL की वैल्यू निकाली, जहाँ जहाँ L आ रहा था वहाँ 1 और 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किया था। फिर PL की वैल्यू जो आई यहाँ से यहाँ पुट की, और M इक्वल टू 0 के लिए फिर बच्चों जहाँ जहाँ M है वहाँ पर पुट किया, वो सोल्व किया, तो हमारा क्या निकल के आता है PLM निकल के आता है। उसको हम बच्चों यहाँ पर पुट कर देते हैं और नॉर्मलाइजेशन फैक्टर में L और M की वैल्यू को पुट कर देते हैं। इस तरह से ये थीटा वाला वेव फंक्शन हमारा आ जाता है। ये सिंपल पैटर्न है। अब जिसके लिए भी निकालना चाहो तो यहाँ से हम एक पैटर्न देखेंगे कि अगर आपको वेव फंक्शंस दिया हुआ है तो L की वैल्यू उससे जानना उल्टा, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या दे देते हैं वेव फंक्शन दे देंगे और L की वैल्यू पूछेंगे।
ठीक है, तो पहले एक वेव फंक्शन हमने यहाँ पर बच्चों ये देखा, और ये वेव फंक्शन आपने देखा कि एल क्या था बच्चों, वहाँ पर 1 था, तो केवल कोस थीटा ही यहाँ पर आ रहा था। एक और एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद वेव फंक्शंस देख करके एजीमुथल क्वांटम नंबर लिखना आपको आना चाहिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों किसकी वैल्यू के लिए, m इजकल टू 1 और l इजकल टू 1 के लिए, मतलब हम थीटा पार्ट निकाल रहे हैं बच्चों। यहाँ पर पहले l इजकल टू 1 और m इजकल टू भी 1। तो पहले क्या लिखते हैं बच्चों, l की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, और ये जो लिखी रहती है वो m की वैल्यू लिखी रहती है। ये वेव फंक्शन हम नीचे निकालना चाह रहे हैं, तो नीचे से चलेंगे, पहले क्या निकालेंगे बच्चों, pl की वैल्यू निकालेंगे, और फिर निकालेंगे PLM की, और फिर उसके आगे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों PL का फार्मूला हमने ऊपर से देखा, क्या है 1/2 L फैक्टोरियल DL D काई L काई स्क्वायर माइनस 1 की पावर L। तो L इजकल टू 1 के लिए, तो L इजकल जहाँ जहाँ L आ रहा है 1 पुट कर दिया हमने, 1 बार डिफ्रेंसिएशन 1। तो इसको जब सोल्व किया बच्चों है 1/2, क्योंकि L इजकल टू 1 के लिए पहले भी सोल्व कर चुके हैं, तो 2 का ही इसको डिफ्रेंसिएशन 1 टाइम किया तो का ही आ गया बच्चों। लेकिन यहाँ पर m की वैल्यू चेंज है, तो m PL तो आ गया है, तो PL की वैल्यू हमने ऊपर से यहाँ से कैलकुलेट कर ली। यहाँ अब क्या कर रहे हैं, m इजकल टू क्या रख रहे हैं बच्चों, m इजकल टू 1 के लिए सोल्व कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर m है वहाँ वहाँ क्या रख दे रहे हैं बच्चों, m था तो 1 टाइम डिफ्रेंसिएशन, और PL ऊपर से निकल के क्या आया काई, तो ये PL की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे काई, तो हो जाएगा बच्चों 1, तो हमारा केवल फैक्टर क्या बच गया, 1/काई स्क्वायर बच गया। तो बच्चों नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहाँ से निकालेंगे, ये फैक्टर नॉर्मलाइजेशन 2l + 1l - m फैक्टोरियल अपॉन 2l + m। तो यहाँ पर l और m की वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल दे रहे हैं बच्चों, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। क्योंकि हम यहाँ पर बच्चों 1 - काई स्क्वायर, शायद ऊपर मैंने बताया नहीं, काई की जगह क्या रख रहे हैं, काई जो कंसिडर किया होता हमने ऊपर वेरिएबल चेंज करते हुए कोस थीटा कंसिडर किया था, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा बच्चों ये फैक्टर हो गया। तो यहाँ पर से सीधा, क्योंकि ये यहाँ पर देखो 1 - कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो बच्चों चाहो तो इसको 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये साइन थीटा निकल के आ रहा है, तो खाली एक ही साइन थीटा, तो एल यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों ये वेव फंक्शंस हम इनकी हेल्प से आप खुद से भी निकालो। नीचे काफ़ी सारी लिस्ट मैंने बुक से ली हुई है, वहाँ से आपको देख करके मैं बताता हूँ वेव फंक्शंस, और आपको एल की वैल्यू वहाँ से रिकॉग्नाइज करनी आनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जब यहाँ पर 1 आ रहा है ये, तो यहाँ से 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एल की वैल्यू भी 0 है और एम की वैल्यू भी 0 है। तो एम की वैल्यू 0 क्यों कैसे पता चले, क्योंकि यहाँ पर 5 वाला नहीं है, ई की पावर आई 0 है, इसका मतलब क्योंकि हमारा EIM5 सॉल्यूशन है 5 वाले का, या फिर क्या होता है कोस 5 वाली टर्म होनी चाहिए थी, या फिर साइन 5 वाली टर्म होनी चाहिए थी, है ना। तो यहाँ से पता भी है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, पी को LM की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन ये वेव फंक्शन 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है L0 और M0। खाली कोस थीटा अकेला है, तो L इक्वल टू क्या है, 1 है। यहाँ से देख सकते हो P1 वाला वेव फंक्शन है ये। यहाँ साइन थीटा है, तो L इक्वल टू क्या है, 1 है। L क्या दिया हुआ है, 1 है। ठीक है, 5 वाले यहाँ पर लिखे हुए नहीं, खाली थीटा वाले फंक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो 5 वाले को अभी यहाँ पर हम मिक्स नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं। मिक्स करके जब देंगे दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर देगा वो थीटा ऑफ 5 का, तब उस वेव फंक्शन में दोनों एल और एम की वैल्यू दोनों पता होनी चाहिए। तो साइन थीटा, अगर बच्चों यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है एक टर्म, तो सीधा सीधा हो जाता है एल क्या है उसके लिए 2 है। यहाँ कोस थीटा और साइन थीटा है, तो एल इक्वल टू 2 है, क्योंकि कोस थीटा इंटू साइन थीटा 2 बार थीटा का फंक्शन है। यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो एल इक्वल टू 2 है। कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो एल इक्वल टू 3 के लिए ये फंक्शन, यहाँ पर एल 3 लिखा है। तो कोस थीटा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कोस की पावर क्यू हो गई, तो ये आए कहाँ से, ऊपर वाली जैसे हमने सॉल्व किया था सेम वैल्यूज रखते जाएंगे हम, तो वहाँ से ये जैसे कि हमने 2 वैल्यू निकाली है, सेम एल और एम की वैल्यू निकाल करके बच्चों वहाँ से ये फंक्शन आ जाएंगे। लेकिन मैं अब यहाँ पे ये वेव फंक्शन अगर दिया हो और आपसे एल की वैल्यू पूछिए तो क्या वैल्यू होगी, क्योंकि कोस की पावर 1 है और साइन की पावर 2 है, तो 2 + 1 वाला एल की वैल्यू यहाँ पर 3 है। जैसे ये फंक्शन वेव फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि हायर वाली पावर लेंगे हम, एल इक्वल टू 4 है। ठीक है, ये दिया हुआ है एल की वैल्यू आपसे पूछी गई है, एल की वैल्यू क्या होगी, थीटा वाला पार्ट दिया हुआ है,
तो कौन किसके लिए वेव फंक्शन है, एल इक्वल टू 4 के लिए वेव फंक्शन है। कहाँ से पता लगा, उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे, अगर वो पॉलिनोमियल्स इस तरह से हैं तो उसकी हाईएस्ट पावर वाला एल होगा। ठीक है, साइन क्यू है तो यहाँ से सीधा से पता चला है कि ये एल की वैल्यू 3 है। यहाँ पर 2 बार लिखा है कोस थीटा और साइन थीटा, तब भी एल इक्वल टू क्या है 3 है। वो हम पावर जो कोस और साइन की पावर एडअप कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। और ये निकले किस तरह, जैसे हमने 2 वैल्यू निकाली, ऊपर जो है एल की वैल्यू के लिए और एम की वैल्यू के लिए जो निकाले थे, उसी तरह से जो भी निकालना वेव फंक्शन आप उसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट कुछ और वेव फंक्शंस दिए हुए हैं, ये बच्चों कंबाइंड फॉर्म में दिए। वाई जो है दोनों पार्ट्स दिए हुए हैं, एंगुलर पार्ट्स दोनों, कौन से, थीटा वाला पार्ट भी वेव फंक्शन इनटू मल्टीप्लाई किया है, फाई वाला पार्ट वेव फंक्शन किया है। स्पेरिकल हार्मोनिक्स दिए हुए हैं बच्चों, थीटा और फाई। आर वाला अभी हम सोल्व करेंगे तब देखेंगे। जैसे कि कोई वेव फंक्शन मैं उठा लूँ, आपसे पूछूँ कि ये एक वेव फंक्शन दिया हुआ है और आप इसमें एल और एम की वैल्यूज बताओ, तो बच्चों यहाँ से सीधा साइन थीटा कोस थीटा, थीटा वाली टर्म हमें क्या दे दी वैल्यू, एल इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों की पावर 1 है, दोनों को एड अप कर लेंगे हम। और फाई से सीधा दिखाई दे रहा है एम इक्वल टू क्या रहा बच्चों, एम इक्वल टू 1 रहा होगा, क्योंकि हमारा वेव फंक्शन क्या होता है, आई एम फाई के इक्वल होता है। या कोस फाई दिया होता तब भी है, तो यहाँ पर ये फंक्शन जो खाली ई की पावर में दिए हुए तभी हम उससे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एम की वैल्यू, क्योंकि इसके सॉल्यूशन बच्चों पीछे देखे थे, इनटू मल्टीप्लाई कर दिया, थीटा वाले ये निकल के कैसे आ रहा है, ऊपर वाले जैसे हमने सोल्व किए हैं। तो इन्हें देख करके जैसे कि यहाँ पर ये बच्चों थीटा वाले से आप एल की वैल्यू निकाल सकते हो, कोस की पावर 1 है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों पावर जो हाईएस्ट पावर लेंगे हम पॉलिनोमियल की, कितनी पावर होगी बच्चों, ये 3 पावर हो गई। लेकिन यहाँ फाई वाली टर्म केवल 1/2 पाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एम इक्वल टू 0 हो गया, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एल एम। वाई को भी किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, एल नीचे और एम ऊपर। तो आप इनकी वैल्यू देख करके, जैसे कि यहाँ पर पूछूँ एल की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने जैसे बताया हाईएस्ट पावर लेंगे, तो एल क्या हो गया, इस वेव फंक्शन के लिए एल इक्वल टू 4 हो गया। इसको देख करके हम फाई वाले फंक्शंस को देख करके एम की वैल्यू बता सकते हैं, एम क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, एम 1 हो गया इसके लिए। और यहाँ पर देखोगे तो साइन थीटा कोस थीटा और फिर अंदर कोस स्क्वायर थीटा, तो इसके लिए एल जो है 4 हो गया, क्योंकि पावर एडअप कर लेंगे, 1 और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, कोस 2 भी है, तो 1 + 2 है वो। ठीक है, तो उनको एडअप कर लेंगे, यहाँ पर जैसे 2 4 हो गई एल की वैल्यू, और एम भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस वाले वेव फंक्शन के लिए एल इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, और एम इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो बच्चों हमने पीछे वेव फंक्शंस लिखे हैं, लेकिन आपको एकदम मास्टरी हो जानी चाहिए उनको वेव फंक्शंस को देख करके एल और एम लिखना। तो ये तो आपको याद नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पहचान के लिए कि किस तरह से वेव फंक्शंस दिया हो तो किस तरह से हम एल और एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों जरूरी नहीं फाई वाला ई की पावर में दिया हो, तो रियल पार्ट भी हो सकता है। तो एम की वैल्यू देखने के लिए हमें क्या देखना होगा, फाई वाला फंक्शन देखना होगा। तो यहाँ पर एम जो केवल कोस फाई है, तो एम इक्वल टू 1 है। थीटा वाले पार्ट में उसकी पावर देख रहे हैं, ये ध्यान देने की जरूरत है। और फाई वाले फंक्शंस में हमारा क्योंकि फंक्शंस क्या है, साइन एम फाई, या फिर जो उसके सॉल्यूशंस थे कोस एम फाई थे। ठीक है, और थीटा वाले में क्या देखते हैं, साइन थीटा, उसमें पावर देख रहे हैं, साइन थीटा कोस थीटा कितनी है, उनको एडअप कर ले रहे हैं। ठीक है, फाई में क्योंकि सॉल्यूशन एम फाई और साइन एम फाई है, जैसे कि यहाँ पर कोस 2 फाई है, तो इस वेव फंक्शन के लिए एम क्या हो गया, एम इक्वल टू 2 हो गया। और एल देखेंगे थीटा वाले पार्ट से, है ना, क्योंकि एल जो आ रहा है थीटा वाले वेव फंक्शन से आ रहा है। एल इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर केवल थीटा वाला एक ही, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो एल इक्वल टू 2 हो गया, क्योंकि इसकी पावर देखते हैं थीटा वाले की, ये पावर की टर्म आ रही है। और ये क्या आते हैं, इस तरह के सॉल्यूशन से, साइन है एम फाई या कोस एम फाई, या फिर जो है इमेजनरी पार्ट में इस तरह से लिखते हैं इनको, प्लस माइनस एम आई एम फाई, ये सॉल्यूशंस था जो कि पहले हमने देखा था। बच्चों इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसकी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कोस थीटा को कहाँ से लिख सकते हैं, इसको मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि इसको साइन थीटा कोस फाई को क्या लिखा है, x/r लिखा है, साइन थीटा कोस फाई को y/r लिखा है। तो इनको एक्स वाई की टर्म में, जब हमने पोलर कोऑर्डिनेट की हमने बात की थी, तो बच्चों पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने
इस तरह से बात की थी कि x इक्वल टू आर साइन थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट की वीडियो में देख सकते हो आप। साइन थीटा कोस फाई को हम क्या लिख रहे हैं, एक्स अपॉन आर लिख रहे हैं। साइन थीटा साइन फाई को वाई अपॉन आर लिख दे रहे हैं। कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, जेड अपॉन आर लिख सकते हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के पीछे एक वीडियो में हमने बात की हुई है, वहाँ से ये बच्चों देख करके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, जो कि ये हमारे गए हैं कि अगर साइन थीटा कोस फाई है, जैसे कि यहाँ पर इसे एक्स वाई की जगह बे फंक्शंस में, जैसे कि इसको कोस थीटा को जेड अपॉन आर लिख दिया है। कोस थीटा जेड अपॉन आर, पोलर कोऑर्डिनेट से जेड, कोस थीटा को क्या लिखा था, जेड अपॉन आर। साइन थीटा साइन फाई को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन आर। तो ये जो इक्वेशंस बनी हुई है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो वहाँ से बच्चों ये इसमें कन्वर्ट फर्दर किया गया है। एक्स वाई जेड मतलब फर्दर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इनको चेंज कर दिया है इन फंक्शंस को, ठीक है। जनरली इसकी फॉर्म में तो लिखा नहीं रहता है, इसकी पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ये चीज़ें आपको लिखी मिलेंगी कहीं पर, लेकिन आपको एल और एम की वैल्यू इनको देख करके निकालनी आनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर इतना ही, थैंक यू।